हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल सोपाटटी क्लासेस बेवर में। तो हम बात करते हैं आज एक नए विषय की जिसका नाम है सीडीपी, कंटेंट प्लस पेडागोजी की बात करते हैं पेपर फर्स्ट की। तो बात करते हैं बिना किसी देरी के, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अभिवृद्धि की। क्या करेंगे? अभिवृद्धि की। तो अभिवृद्धि क्या होती है? अभिवृद्धि ग्रोथ क्या होती है? जब हमारे शरीर की संरचना या आकार बढ़ना शुरू होता है तो उसे वृद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं। विकास क्या होता है? विकास जब हमारे मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक तथा बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता आती है तो उसे विकास कहते हैं। क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। वृद्धि का स्वरूप जो होता है वो बाह्य होता है। विकास का स्वरूप आंतरिक और बाह्य दोनों होता है। वृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है, विकास का स्वरूप आंतरिक और बाह्य दोनों होता है। ग्रोथ इज एक्सटर्नल लेवल और डेवलपमेंट इज बोथ और एक्सटर्नल एंड इंटरनल। वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है, जैसे देखा होगा लंबाई चौड़ाई एक समय के बाद रुक जाती है और विकास जीवन भर चलता रहता है। बात करते हैं वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं चलती है, कभी हमारी लंबाई बढ़ती है तो कभी हमारा भार बढ़ता है। विकास में निश्चित क्रम होता है, एक निश्चित क्रम होता है। उदाहरण हमें अपना जितना विकास करना होता है उतना हो जाता है। जैसे मानसिक विकास, सामाजिक विकास जितना हम चाहेंगे उतना ही होगा। बात करेंगे वृद्धि का मापन, मेजरमेंट कर सकते हैं। जैसे उदाहरण हम भार लंबाई को नाप सकते हैं। विकास का हम सीधे सीधे मापन नहीं कर सकते। जैसे हम सामाजिक विकास, नैतिक विकास का मापन नहीं कर सकते, हम केवल मानसिक विकास का मापन कर सकते हैं। मानसिक विकास का मापन कर सकते हैं। वृद्धि केवल परिमाणात्मक होती है। वृद्धि केवल जो होती है वो परिमाणात्मक होती है। विकास परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। देखा होगा आपने, विकास जो होता है वो परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी। वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी। जैसे बात करें, जब कोई आदमी मोटा होता जा रहा है तो उसकी वृद्धि हो रही है, परंतु ये जरूरी नहीं है कि मोटा होने से उसका क्रियात्मक विकास बढ़े। विकास वृद्धि के बिना भी संभव है, क्योंकि कुछ व्यक्तियों का आकार, ऊंचाई, भार नहीं बढ़ता है, परंतु उनमें नैतिक विकास, सामाजिक विकास और बौद्धिक विकास अवश्य होता है। आगे बात करते हैं परिपक्वता की, मैच्योरेशन की। परिपक्वता आनुवंशिक विन्यास, जेनेटिक डिस्पोजिशन पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने का प्रोसेस ही मैच्योरेशन कहलाता है। प्रोसेस मैच्योरेशन कहलाता है। यह हेरिडिटी से रिलेटेड होता है, एक आनुवंशिकता से रिलेटेड होता है। परिपक्वता जो होती है वो आनुवंशिकता से रिलेटेड होती है। बड़े होने पर मैच्योरिटी आती रहती है। अब बात करते हैं विकास के आयाम। विकास के आयाम, डोमेन ऑफ डेवलपमेंट। विकास क्या होता है? विकास बहुआयामी होता है और मल्टी डायरेक्शन में होता है, अलग अलग दिशाओं में होता है। जैसे शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट, गत्यात्मक विकास, मोटर डेवलपमेंट। शरीर का शारीरिक विकास होगा, गत्यात्मक मतलब मोटर मतलब गत्यात्मक गति का विकास होगा। यह एक तरह से बालक के शारीरिक विकास से ही जुड़ा होता है। गत्यात्मक विकास यह मसल्स, हड्डियों की क्षमता, उन पर कंट्रोल करने के संबंधित होता है। गामक विकास क्या होता है? गामक विकास बालकों में चलने, दौड़ने, कूदने, भोजन करने आदि के विषय में शामिल किया गया है। इसे दो भागों में बांटा गया है, फाइन मोटर स्किल्स और ग्रॉस मोटर स्किल्स। फाइन मोटर स्किल्स क्या होता है? फाइन मोटर स्किल्स, फाइन मोटर स्किल्स और ग्रॉस मोटर स्किल्स में अंतर। फाइन मोटर स्किल्स, इसमें मसल्स का कम यूज होता है। जैसे आपने देखा होगा कि मसल्स का कम यूज किस में होता है। जैसे राइटिंग, लिखने में मसल्स का कम यूज होता है, कलर में मसल्स का कम यूज होता है, और कटिंग में मसल्स का कम यूज होता है, और ब्रेकिंग, चपाती यानी कि रोटी को तोड़ने में मसल्स का कम यूज होता है। ग्रॉस मोटर स्किल्स की बात करें तो इसमें मसल्स के ज़्यादा यूज होता है। एग्जांपल की अगर बात करें तो स्विमिंग मतलब तैरने में मसल्स का ज़्यादा यूज होता है। जंपिंग में मसल्स का ज़्यादा यूज होता है। रनिंग में मसल्स का ज़्यादा यूज होता है। आगे बात करते हैं मानसिक विकास। मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, मेंटल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। मानसिक मस्तिष्क से जुड़ा हुआ विकास होता है। ये सामाजिक विकास जो होता है, सामाजिक सोशल डेवलपमेंट होता है। और सांवेगिक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट होता है। इमोशनल मतलब नैतिक, मतलब सांवेगिक मतलब संवेग, जैसे क्रोध, ईर्ष्या, ये सब संवेग के अंतर्गत आते हैं। अगर मैं बात करूं
कि नैतिक विकास की बात करूँ तो नैतिक विकास मोरल डेवलपमेंट, नैतिक मतलब सही और गलत के बीच का अंतर पता करना होता है। और भाषा का विकास लैंग्वेज डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूँ तो भाषा का विकास होता है। अब हम बात करें भाषा भाषा विकास के सिद्धांत की, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। बात करते हैं समान प्रतिमान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर पैटर्न। इसके अनुसार प्रत्येक जाति अपने जाति के अनुरूप के विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है, जैसे मानव और हाथी, मानव का बच्चा मानव और हाथी का बच्चा हाथी। अगर मैं बात करूं विकास की दिशा का सिद्धांत की बात करूं तो विकास की दिशा प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन की बात करूं तो विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ होती है। जब हमारी विकास की दिशा सिर की पैर की तरफ होती है तो इसे मस्कादोमुखी कहते हैं, कि सेफेलोकॉडल भी कहते हैं। जब दूसरी तरफ जब हमारे विकास का विकास का क्रम मध्य से शुरू होकर बाहर की तरफ होता है तो इसे दूरविमुख यानी कि प्रॉक्सिमोडिस्टल कहलाता है। अतः कह सकते हैं कि विकास क्रमिक होता है। निरंतरता का सिद्धांत क्या है? निरंतरता का प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। विकास कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है, यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। केवल इसकी गति मंद और तेज होती है। यह माँ के गर्भ से मृत्यु तक चलता है। सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक रेस्पॉन्स। हमारा विकास सदैव सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की ओर चलता है, न कि विशिष्ट से सामान्य की ओर, जैसे उठना, बैठना, चलना, दौड़ना। पूर्वानुमान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी। विकास पूर्वानुमान होता है क्योंकि हम पहले ही अनुमान लगा सकते हैं कि विकास किस दिशा में ज़्यादा होगा। एकीकरण का सिद्धांत की अगर मैं बात करता हूँ, एकीकरण का सिद्धांत तो प्रिंसिपल ऑफ यूनिटरी प्रोसेस। बच्चों में एकीकरण का गुण पाया जाता है जब हम किसी एक काम को करने के लिए अपने हाथ पैरों को एक साथ मिलाकर काम करते हैं तो इसे एकीकरण कहलाता है। बात करते हैं नेक्स्ट व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस की बात करते हैं। बच्चों का विकास व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार चलता है। किसी में विकास की गति तेज होती है तो किसी में कम होती है। बच्चों के विकास में इंडिविजुअल डिफरेंस हेरिडिटी एंड एनवायरमेंटल की परस्परता पर डिपेंड करता है। इन्हीं दोनों की वजह से इंडिविजुअल डिफरेंट होते हैं। हमारी इंटेलिजेंस, मोटिवेशन, इंटरेस्ट अलग अलग होती है। वर्तुलाकार बनाम रेखी प्रकृति का सिद्धांत, वर्तुलाकार बनाम रेखी प्रकृति का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर एडवांसमेंट। प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर एडवांसमेंट। विकास कभी रेखीय नहीं होता है, मतलब वह कभी सीधी रेखा में नहीं चलता है। कभी विकास की उसकी गति धीमी होती है तो कभी तेज होती है। अंतर संबंधित विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटर डेवलपमेंट। शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, अन्य प्रकार के विकास अंतर संबंधित और परस्पर निर्भर करते हैं। बात करते हैं बाल विकास की अवस्थाओं की। तो बाल विकास की अवस्थाओं की अगर मैं बात करता हूँ तो स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। जैसे सबसे पहले बात करता हूँ कि ये अवस्था होती है प्रसव पूर्व, प्रीनेटल स्टेज, 9 महीने 280 दिन की। इस अवस्था में जो बच्चा होता है गर्भाधान में होता है। ये गर्भाधान से शुरू होती है ये अवस्था। सबसे पहले बात करते हैं शैशवावस्था। शैशवावस्था की बात करेंगे नेक्स्ट। इन्फेंसी एज बोलते हैं इसे, जन्म से 2 वर्ष होती है इसकी अवस्था एज। और इस अवस्था में शिशु जो होता है वो पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर रहता है। उसका व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। फिर तेज शारीरिक, मानसिक और अधिगम की अवस्था होती है। नैतिकता यानी कि मोरलिटी का अभाव। पूर्व बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था यानी कि अर्ली चाइल्डहुड स्टेज, 2 से 6 वर्ष। इसमें बच्चा अनुकरण इमिटेशन द्वारा सीखता है, इस अवस्था में जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी होती है, ज़्यादा होती है। इस अवस्था को टॉय एज कहा जाता है। यह भाषा अर्जन के लिए संवेदनशील चरण है, सेंसिटिव पीरियड है। इस अवस्था में बच्चा कल्पनाशीलता वाले गेम्स में एक्टिव रूप से भाग लेता है। उत्तर बाल्यावस्था, लेटर चाइल्डहुड, इसकी जो उम्र होती है 6 से 12 वर्ष होती है। इसे तार्किक चिंतन, लॉजिकल थिंकिंग की अवस्था कहा जाता है। इसे आरंभिक स्कूल एज की कहा जाता है। इसे गंदी अवस्था, इसमें आरंभिक स्कूल एज भी कहा जाता है। इसमें जो बच्चा होता है आरंभिक स्कूल एज होती है ये, इसे गंदी अवस्था भी कहा जाता है। इसे स्फूर्ति की अवस्था, स्मार्ट एज कहा जाता है।
इसे खेलों की अवस्था गेम्स स्टेज भी कहा जाता है। बच्चे गेम्स खेलते हैं इस स्टेज में। इस अवस्था में संग्रहण करने स्टोरेज करने की प्रवृत्ति होती है। देखे होंगे बच्चे जो होते हैं फिर स्टोरेज कर लेते हैं चीज़ों को। और जैसे घर घर खेलते हैं चीज़ों को, जैसे खिलौना ले आए, गैस बना ली, उससे रोटी बना ली। इसे टोली समूह गैंग की अवस्था कहते हैं। इसे जीवन का अनोखा काल यूनिक पीरियड कहा जाता है बाल्यावस्था को। हम बात करते हैं किशोरावस्था एडोलसेंस। एडोलसेंस इसे इसे जीवन के सबसे कठिन काल कहा जाता है। इसे संघर्ष, तनाव, आंधी तूफान, उलझन की अवस्था कहा जाता है किशोरावस्था को। विषमलिंगी आकर्षण होता है किशोरालिंग अवस्था में। और इस अवस्था में मतलब किशोरावस्था में स्वर्ण काल गोल्डन एज कहा जाता है। और किशोरावस्था को वीर पूजा की भावना की होती है इस अवस्था में। और किशोरावस्था में अमूर्त चिंतन करता है बच्चा। अमूर्त चिंतन कहीं मैं राजा बनता। अमूर्त मतलब एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करता है। अब बात करेंगे बुद्धि की। बुद्धि क्या होती है? इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस समस्याओं को सुलझाने में मदद करती है। देखा होगा समस्याओं को सुलझाने में मदद करती है। बुद्धि से ही व्यक्ति तर्क करता है, थिंकिंग करता है, इमेजिनेशन करता है। इंटेलिजेंस एक मल्टी डायमेंशनल है और कठिन योग्यताओं का कैपेबिलिटीज का एक सेट होती है। बुद्धि एक स्थायी परिवर्तनशील होती है। बुद्धि अनुकूलन एडेप्टेशन स्थापित करने में हेल्प करती है। बुद्धि जो होती है वो एडेप्टेशन स्थापित करने में हेल्प करती है। बात करेंगे बुद्धि के प्रकार। तो थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के 3 प्रकार हैं। नंबर 1 मूर्त बुद्धि। मूर्त बुद्धि क्या बोलते हैं? कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस, मतलब जिसको सामने से देख सकते हैं। मूर्ति बुद्धि से अभिप्राय जिन चीज़ों को हम सामने से देख सकते हैं। मूर्त का मतलब होता है प्रत्यक्ष जिन चीज़ों को देखकर हम कार्य करते हैं, मूर्त बुद्धि के अंदर आते हैं। जैसे मैकेनिक, कारीगर मूर्त बुद्धि के उदाहरण हैं। अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। अमूर्त बुद्धि जो बुद्धि हमें दिखाई नहीं देती है, भावनाओं और विचारों से संबंधित होती है। जैसे कवि है, डॉक्टर है, चित्रकार है, अमूर्त बुद्धि के उदाहरण हैं। सामाजिक बुद्धि सोशल इंटेलिजेंस जो समाज से सेवी होते हैं और समाज के लिए कार्य करते हैं, सामाजिक बुद्धि में आते हैं। जैसे नेता, व्यवसायी, समाज सेवी, अध्यापक आदि सामाजिक बुद्धि के उदाहरण हैं। 1916 में टर्मन के द्वारा एक बुद्धि लब्धि का संशोधित सूत्र दिया गया है। इन्होंने संशोधन किया था। वह सूत्र मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। ये से मेंटल एज निकाल सकते हैं, IQ निकाल सकते हैं। जैसे देखा जाए 25 से कम जिसकी बुद्धि होगी उसे जड़ बुद्धि कहते हैं। 25 से 49 इसे मूढ़ बुद्धि। 50 से 69 इसकी बुद्धि होती है इसे मूर्ख बुद्धि कहते हैं। 70 से 79 इसके मंद बुद्धि कहते हैं। 80 से 89 जो इनकी बुद्धि होती है सामान्य बुद्धि से नीचे होते हैं। और 90 से 109 सामान्य बुद्धि के अंदर आते हैं। 110 से 119 जो होते हैं सामान्य बुद्धि से ऊपर होते हैं। और 120 से 129 जो होते हैं तीव्र बुद्धि के होते हैं। 130 से 139 प्रखर बुद्धि के होते हैं। और 140 से अधिक प्रभावशाली यानी कि गिफ्टेड होते हैं। बच्चे प्रतिभाशाली गिफ्टेड होते हैं। प्रतिभाशाली बच्चे जैसे देखा होगा कि अपने डिसीजन में इंडिपेंडेंट होते हैं प्रतिभाशाली बच्चे। इनमें आत्म क्षमता सेल्फ एफिशिएंसी हाई होती है। क्रिएटिव आइडियाज़ होते हैं। इनके पास क्यूरियोसिटी होती है। इन्हें ऐसे सपोर्ट की ज़रूरत होती है जो स्कूल के थ्रू नहीं मिल पाता है। इनका मेंटल प्रोसेस हाई कैटेगरी का होता है। बुद्धि के सिद्धांत की अगर बात करें, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस एक कारक सिद्धांत यूनिफैक्टर थ्योरी। एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन एल्फ्रेड बिने ने किया है। इन्होंने बताया सभी व्यक्तियों में एक ही प्रकार की बुद्धि होती है जो सभी कार्यों में कार्य करती है। सभी व्यक्तियों में एक ही प्रकार की बुद्धि हो सभी कार्यों में कार्य करती है। बात करते हैं द्विकारक सिद्धांत। द्विकारक सिद्धांत जो है टू फैक्टर थ्योरी। इस कारक को स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया था। इन्होंने बताया कि बुद्धि 2 तत्वों से मिलकर बनी होती है। यह दो तत्व हैं सामान्य तत्व यानी कि जी फैक्टर जनरल एबिलिटी। हर व्यक्ति में समान बुद्धि जन्मजात होती है और यह हर किसी में अलग होती है। आगे हम बात करते हैं विशिष्ट तत्व एस फैक्टर स्पेसिबिलिटी। यह दूसरों से अर्जित करने वाली बुद्धि होती है। देखा हो दूसरों से अर्जित की जाती है। ये विशिष्ट तत्व मतलब एबिलिटी होती है। जैसे कि चित्र में आप देख रहे हैं सामान्य तत्व जो होता है सामान्य तत्व जी फैक्टर यह हर व्यक्ति में समान बुद्धि होती है। जैसे मान लो ये
कौन है, ये चित्र में दिख रहा है, ये उदय उदय राज है, इनके बेटा भी सिंगर है, ये भी सिंगर है। और ये विशिष्ट तत्व, इनके अंदर विशिष्ट मतलब ये दूसरों से अर्जित करने वाली बुद्धि थी होती है, इसे किसी और से अर्जित की होगी इन्होंने, मतलब इनके मतलब। और समूह समूह तत्वकारक सिद्धांत, समूह कारक सिद्धांत, तत्वकारक सिद्धांत, ग्रुप फैक्टर थ्योरी, यानी कि इस सिद्धांत का प्रतिपादन थॉमसन द्वारा किया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि कई प्रकार की योग्यताओं का मिश्रण होता है जो विभिन्न समूह में पाई जाती है। अब बात करेंगे हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, यह थ्योरी इस बात पर जोर देती है कि बुद्धि की अलग अलग दशाएं फॉर्म हैं, जैसे शाब्दिक भाषाई बुद्धि, वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। इसके माध्यम से ही शब्दों और भाषाओं का ज्ञान होता है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो तो वे वकील, कवि, पत्रकार आदि बनते हैं। तार्किक गणितीय बुद्धि क्या होती है? लॉजिकल मैथमेटिक इंटेलिजेंस। इसमें तार्किक योग्यता, मैथ कैलकुलेशन अधिक होती है। तार्किक गणितीय बुद्धि में इसमें तार्किक योग्यता, मैथ में कैलकुलेशन अधिक होती है। जैसे हम बात करते हैं हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, मल्टीपल इंटेलिजेंस। बात करेंगे कि यह थ्योरी इस बात पर जोर देती है कि बुद्धि अलग अलग दशाएं फॉर्म है, जैसे शाब्दिक भाषाई बुद्धि, वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। इसके माध्यम से शब्दों और भाषाओं का ज्ञान होता है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो वो वकील, कवि, पत्रकार आदि बनते हैं। वकील, कवि, पत्रकार आदि बनते हैं। तार्किक गणितीय बुद्धि का मतलब क्या होता है? लॉजिकल मैथमेटिक इंटेलिजेंस। इसमें तार्किक योग्यता, मैथ कैलकुलेशन अधिक होती है। तार्किक योग्यता, मैथ कैलकुलेशन अधिक होती है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो तो वे अकाउंटेंट, बैंकर, साइंटिस्ट आदि बनते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा तार्किक गणितीय बुद्धि इनके अंदर है, एपीजे अब्दुल कलाम। मैथ कैलकुलेशन अधिक होती है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो वो अकाउंटेंट, बैंक, साइंटिस्ट आदि बनते हैं। स्थानिक बुद्धि की अगर मैं बात करता हूँ स्थानिक बुद्धि की, तो स्थानिक बुद्धि स्पेंशियल इंटेलिजेंट, अमूर्त तथ्यों के आधार पर मानसिक छवि बनाना। मान लो हम किसी चीज़ को जानते नहीं हैं, मतलब हम पहचानते नहीं हैं, उसकी अमूर्त तथ्यों के आधार पर मानसिक छवि बना देते हैं। जिन व्यक्तियों का इनका विकास अधिक होता है वो मूर्तिकार, चित्रकार और आर्किटेक्चर आदि बनते हैं। शारीरिक गतिक बुद्धि, जैसे बॉडली काइनेटिक इंटेलिजेंस, शरीर को गति देने वाली बुद्धि। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है तो वे अभिनेता, अभिनेत्री, एथलीट, डांसर आदि बनते हैं। संगीतात्मक बुद्धि का मतलब क्या होता है? म्यूजिशियल इंटेलिजेंस। इस बुद्धि के अंतर्गत संगीत की बुद्धि अधिक होती है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो वो सिंगर, एंटरटेनर आदि बनते हैं। जैसे कि चित्र में आप देख रहे हैं। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। इसके द्वारा दूसरे व्यक्ति के साथ कैसे इंटरेक्ट किया जाए यह पता चलता है। दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट किया जाए। और जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो तो वे नेता, सामाजिक कार्यकर्ता आदि बनते हैं। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो तो वे नेता, सामाजिक कार्यकर्ता आदि बनते हैं। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, इंट्रापर्सनल। एक होती है इंटरपर्सनल, पढ़ा चुके हैं। इंट्रापर्सनल, ये होती है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। इसके द्वारा खुद के साथ इंटरेक्ट किया जाता है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो तो वे आध्यात्मिक गुरु बनते हैं। प्रकृतिवादी बुद्धि, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। इस बुद्धि के व्यक्ति प्रकृति के नज़दीक होते हैं। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो तो वे किसान आदि बनते हैं। अस्तित्ववादी बुद्धि की अगर बात करते हैं तो अस्तित्ववादी बुद्धि एक्सेंशियल इंटेलिजेंस। इस बुद्धि के व्यक्ति हर चीज़ के अस्तित्व के बारे में सोचते हैं, जैसे हम इस दुनिया में क्यों आए, भगवान कौन है,
जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो वे साधु संत फिलोसफर आदि बनते हैं। बात करते हैं आलोचना। आलोचना मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी को वैलिड नहीं माना जा सकता है, क्योंकि इसमें अलग अलग इंटेलिजेंस को माप नहीं सकते हैं। त्रिआयामी सिद्धांत, थ्री डायमेंशनल थ्योरी, इस सिद्धांत का प्रतिपादन जे.बी. गिलफोर्ड्स ने किया है। इस सिद्धांत को बुद्धि संरचना सिद्धांत भी कहते हैं। गिलफोर्ड्स के अनुसार मानसिक योग्यता प्रमुख रूप से तीन तत्वों से निर्मित है: विषय वस्तु कंटेंट, संक्रियाएं ऑपरेशनल और तथा उत्पाद यानी प्रोडक्ट। त्रिचापीय के त्रिघटकीय सिद्धांत यानी कि ट्रेचिक थ्योरी, इस सिद्धांत का प्रतिपादन स्टर्नबर्ग ने किया था। स्टर्नबर्ग ने बुद्धि को 3 भागों में बांटा है। नंबर 1, अनुभवात्मक बुद्धि, एक्सपेंशियल इंटेलिजेंस। अनुभवात्मक बुद्धि यह बुद्धि अनुभव पर आधारित होती है। व्यक्ति अपने अनुभवों से कुछ नई खोज करता है, अपने अनुभवों से कुछ नया क्रिएट करता है। अब बात करते हैं घटकीय बुद्धि की, कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस। घटकीय बुद्धि वाले व्यक्ति कल्पना शक्ति से ही बहुत कुछ सोच लेते हैं। यह अमूर्त बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं। ऐसे लोग हर चीज़ के पीछे कारण जानना चाहते हैं, घटकीय बुद्धि वाले होते हैं। संदर्भनात्मक बुद्धि, कंसेप्चुअल इंटेलिजेंस। संदर्भनात्मक बुद्धि व्यक्ति इसमें सूचनाओं को इस ढंग से उपयोग करने में सफल हो जाता है इसको उसको अधिक से अधिक लाभ हो। यह व्यक्ति पर्यावरण के साथ समायोजन रखते हैं और व्यवहारिक होते हैं। बात करते हैं अधिगम की। अधिगम बात करते हैं अधिगम। अधिगम जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। व्यक्ति प्रत्येक परिस्थितियों से सीखता है और अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। यह सीखना है, इसलिए हम कह सकते हैं कि परिस्थिति के अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना ही सीखना है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं। सीखना अनुकूलन एडेप्टेशन की प्रक्रिया है। सीखना सार्वभौमिक यूनिवर्सल प्रक्रिया है। सीखना व्यवहार में परिवर्तन है। क्या है? सीखना जो होता है वो व्यवहार में परिवर्तन है। सीखना एक मानसिक प्रक्रिया है, मेंटल प्रोसेस है। स्कूल में अधिगम में प्रवेश से सहभागिता और द्वारा कौशलों और ज्ञान का अर्जन पर अधिक बल देना चाहिए। सार्थक अधिगम यानी कि मीनिंगफुल लर्निंग में एक समस्या पर विविध तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित इनकरेजिंग करना। सार्थक अधिगम मीनिंगफुल लर्निंग में एक समस्या पर विविध तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित इनकरेजिंग करना। अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावशाली होता है अगर वह मुख्यतः स्वनिर्देशित सेल्फ डायरेक्टेड हो। प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए करके सीखना लर्निंग बाय डूइंग दृष्टिकोण बेहतर है। अधिगम के लिए विद्यालय के सामाजिक अवसरों में भागीदारी महत्वपूर्ण है। अधिगम मुख्य रूप से एक सामाजिक क्रिया है। प्रभावी अधिगम के लिए शिक्षार्थी की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता होती है। सार्थक अधिगम मीनिंगफुल लर्निंग में विश्लेषण, समालोचनात्मक सोच तथा समस्या समाधान, एनालिसिस, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग की प्रक्रिया शामिल है। बात करते हैं अधिगम वक्र की। जब अधिगम की मात्रा, प्रभाव क्षमता आदि को किसी माध्यम ग्राफ आरेख से प्रदर्शित किया जाता है तो वह अधिगम वक्र कहलाता है। इसमें अधिगम की न्यूनता तथा अधिकता शून्य स्थिति व्यक्त की जाती है। अधिगम वक्र के 4 प्रकार होते हैं। नंबर 1, सरल रेखीय वक्र, स्ट्रेट लाइन कर्व। इसमें सीखने की गति एक समान होती है। उन्नोत्तर वक्र एलिवेशन कर्व। इसमें सीखने की गति शुरू में तेज होती है और उच्चतम बिंदु पर पहुंचने के बाद सीखने की गति धीमी होना शुरू हो जाती है। ठीक है ना। नयोत्तर अधिगम वक्र क्या होता है? कॉनकेव लर्निंग कर्व। इसमें शुरू में सीखने की गति धीमी हो जाती है और उसके बाद धीरे धीरे सीखने की गति तेज होना शुरू हो जाती है और वह उच्चतम स्तर की ओर बढ़ती है।
बात करते हैं मिश्रित अधिगम वक्र की। इसमें शुरू में अधिगम की गति तेज या धीमी और अंत में अधिगम की गति तेज या धीमी दोनों तरह से हो सकती है। यह वक्र या वक्रोत्तर नरोत्तर अधिगम वक्र से जुड़ा हुआ रूप होता है। अधिगम पठार क्या होता है? लर्निंग प्लेंटिव क्या होता है? अधिगम पठार लर्निंग प्लेंटिव। इसमें सीखने की गति रुक जाती है, यानी उसमें ना तो उन्नति होती है और ना ही अवनति होती है। अधिगम का पठार में अधिगम की गति 0 होती है। शिक्षण के स्तर क्या होते हैं? लेवल्स ऑफ टीचिंग। शिक्षण के स्तर की बात करते हैं। लेवल्स ऑफ टीचिंग। शिक्षण के स्तर को 3 भागों में बांटा गया है। शिक्षण के स्तर को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 स्मृति स्तर, मेमोरी लेवल। यह हर्बर्ट ने दिया था। इस स्तर में बच्चे रटने पर बल देते हैं, रोट लर्निंग पर बल देते हैं। ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का सबसे निचला स्तर है। इस स्तर के शिक्षण अधिगम का उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना है। यह छोटी कक्षाओं के लिए होता है। हम बात करते हैं समझ बोध स्तर। की बात करते हैं। अंडरस्टैंडिंग लेवल यह मॉरिसन ने दिया था। यह स्तर स्मृति स्तर से कुछ ऊंचा होता है। इस तरह में रटने की बजाय ज्ञान को अच्छी तरह से समझने पर बल दिया जाता है। इस स्तर में बच्चों को जो ज्ञान दिया जाता है, ये नियम सिद्धांत बताए जाते हैं, वो इस तरह से प्रदान किए जाते हैं ताकि बच्चा उनका व्यवहारिक प्रयोग भी कर सके। नेक्स्ट हम बात करेंगे चिंतन स्तर नंबर 3। यह शिक्षण अधिगम का सबसे ऊंचा स्तर माना गया जाता है। इस स्तर में बच्चों को अपनी मानसिक शक्तियों के विकास के पूर्व अवसर प्राप्त होते हैं। इसमें पहले बच्चों को विभिन्न नियमों और सिद्धांतों आदि की जानकारी दी जाती है। फिर उन्हें स्वतंत्र रूप से इस पर चिंतन करने और निष्कर्ष निकालने के अवसर दिए जाते हैं। अब हम बात करेंगे सूक्ष्म शिक्षण की। सूक्ष्म शिक्षण इसके बोलते हैं माइक्रो टीचिंग क्या होती है? सूक्ष्म शिक्षण यह शिक्षण का छोटा सा प्रारूप है। और यह शिक्षण का छोटा सा प्रारूप है जिसमें क्लास में शिक्षण क्रिया सूक्ष्म रूप से कार्य करती है। सूक्ष्म शिक्षण विधि का विकास एलन महोदय ने किया था। सूक्ष्म शिक्षण से कम समय में अधिक दक्षता प्रदान किया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण से शिक्षकों के कौशल का विकास किया जाता है, जैसे श्यामपट्ट कौशल, पुनर्वर्णन कौशल और प्रश्न प्रवाह कौशल। सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया की बात करते हैं तो नंबर 1 प्रक्रिया ये होती है। सबसे पहले आपने देखा होगा प्लानिंग की जाती है। प्लानिंग कोई भी टीचर आता है, सबसे पहले प्लानिंग करता है। क्या करेगा? प्लानिंग करेगा, फिर उसे पढ़ाएगा, टीचिंग करेगा, फिर उसे बच्चे फीडबैक देंगे, फिर उसे रीप्लान होगा। क्या होगा? रीप्लान होगा। तो उसके बाद रीटीचिंग होगी, फिर रीफीडबैक होगा। बात करेंगे आगे सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया की। सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया की बात करते हैं तो सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया की बात करते हैं सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया पहले प्लानिंग करता है कोई टीचर, फिर टीचर टीचिंग करता है, फिर फीडबैक होता है, फिर रीप्लान होता है, फिर रीटीचिंग होती है, फिर रीफीडबैक होता है। इस प्रकार सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया होती है। सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया सबसे पहले पाठ्य योजना तैयार करता है टीचर। पहले टीचर पाठ्य योजना का निर्माण करेगा, ठीक है। फिर कक्षा शिक्षण में पाठ्य योजना बनाने के बाद टीचर क्लास में आकर पढ़ाएगा। शिक्षण करवाने के लिए उसे 6 मिनट का समय रिजर्व होता है। नंबर 3 होती है प्रतिपुष्टि। फीडबैक देने के लिए 6 मिनट का समय रिजर्व होता है। 6 मिनट होते हैं। पुनः नंबर 4 पुनः पाठ्य योजना, इसमें 12 मिनट होते हैं। पुनः शिक्षण 6 मिनट का होता है, फिर पुनः प्रतिपुष्टि 6 मिनट की होती है। टोटल 36 मिनट का समय होता है माइक्रो टीचिंग का। अधिगम स्थानांतरण की अगर बात करते हैं, अधिगम स्थानांतरण की बात करते हैं। अधिगम स्थानांतरण की बात करेंगे तो जब कोई एक सीखा हुआ कौशल काम दूसरे सीखने के कौशल
काम को प्रभावित करता है तो उसे सीखने का स्थानांतरण कहते हैं। जैसे ट्रक चलाने में सीखा गया कौशल कार चलाने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। स्थानांतरण के प्रकार जैसे धनात्मक स्थानांतरण। धनात्मक स्थानांतरण पूर्व ज्ञान, अनुभव अथवा प्रशिक्षण नई बातों को सिखाने में सहायता प्रदान करता है। किसी कार्य को करने का ज्ञान, योग्यता तथा अनुभव जब अन्य कार्यों को करने में सहायक होता है तब इसे सीखने का धनात्मक स्थानांतरण माना जाता है। जैसे हिंदी भाषा का ज्ञान संस्कृत भाषा सीखने में सहायता प्रदान करने के कारण धनात्मक स्थानांतरण कहलाएगा। बात करेंगे ऋणात्मक स्थानांतरण। ऋणात्मक स्थानांतरण किसी कार्य को करने का ज्ञान, योग्यता अथवा अनुभव जब दूसरे कार्य को करने में घातक होता है तब इसे सीखने का ऋणात्मक स्थानांतरण कहा जाता है। जैसे तेज चलने का अभ्यास दिल की बीमारी स्थिति में चिकित्सक की सलाह के बावजूद धीमे चलने में बाधक होता है, अतः इसे ऋणात्मक स्थानांतरण कहा जाएगा। शून्य स्थानांतरण सीखने की प्रक्रिया में जब पूर्व अनुभव ना तो सहायक होता है और ना ही बाधक होता है तो वहाँ पर अधिगम का शून्य स्थानांतरण पाया जाता है। क्षैतिज स्थानांतरण जब किसी स्तर में अर्जित ज्ञान, अनुभव अथवा प्रशिक्षण का उपयोग व्यक्ति के द्वारा उसी प्रकार के लगभग समान स्थिति में किया जाता है तो इसे सीखने का क्षैतिज स्थानांतरण कहते हैं। गणित में जोड़ घटाने के प्रश्नों को हल करने का अभ्यास उसी तरह के विभाजन विज्ञान के अन्य प्रश्नों को हल करने में काम आता है। बात करेंगे लर्निंग डिसेबिलिटीज़। जैसे कोई बच्चा होता है मतलब उसके अंदर कोई अक्षमता होती है, जैसे मतलब कोई डिसेबिलिटी होती है, तो जैसे अधिगम अक्षमता की बात करेंगे तो अधिगम अक्षमता की बात करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बनता है सीधा, सीखने की क्षमता या योग्यता में कमी को अधिगम अक्षमता कहते हैं। एक चर अवस्था वेरिएबल स्टेज है। जैसे मान लो पढ़ने से संबंधित अगर कोई कठिनाई होगी तो उसे डिसलेक्सिया कहते हैं। पढ़ने से संबंधित अगर कोई कठिनाई होगी तो उसे डिसलेक्सिया कहते हैं। और डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित अगर कोई कठिनाई होगी तो उसे डिस्ग्राफिया कहते हैं। डिस्ग्राफिया और गणितीय गणना से संबंधित समस्या हो गई उसे डिसकैलकुलिया कहते हैं। क्या कहते हैं? डिसकैलकुलिया। और भ्रम वाली स्थिति जो होती है तो उसे डिस्मोरोफिया कहते हैं। डिस्मोरोफिया। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट। ये डिस्मोरोफिया का मतलब होता है यह मोर है या मुर्गा है, कोई अंतर समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे डिस्पैसिया। डिस्पैसिया का मतलब ये होता है बोलने से संबंधित अगर कोई संबंधित विकार है तो उसे कहते हैं डिस्पैसिया। और इसे आगे हम बात करेंगे डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया का मतलब होता है शारीरिक कौशल से संबंधित अगर कोई विकार है, बच्चा कोई बॉल नहीं फेंक पा रहा है, कोई मतलब विकार है शारीरिक संबंधित, डिस्प्रैक्सिया। और ये ऊपर वाला था डिस्पैसिया। ठीक है ना। हम बात करेंगे डिस्थेमिया। डिस्थेमिया का मतलब होता है तनाव से संबंधित कोई समस्या हो। ठीक है ना। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट ADHD। क्या होता है ये? टेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। ये डिसऑर्डर होता है एक, इसमें बच्चा जो होता है एक चीज़ पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है, बहुत हाइपर एक्टिव होता है, एक चीज़ पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है। ठीक है। हम बात करेंगे स्वलीनता। स्वलीनता या आत्म केंद्रितता ऑटिज्म। दोहराव या रिपीटिशन और बार बार किए जाने वाला व्यवहार बिहेवियर ऑटिज्म कहलाता है। ऑटिज्म कहलाता है। ऑटिज्म क्या होता है? यह दिव्यांगता सामाजिक संचार या सोशल कम्युनिकेशन में चुनौतियों का कारण बनती है। जैसे देखते हैं आप लोग कि जो ऑटिज्म होता है वो बार बार बच्चा रिपीटिशन करता है किसी चीज़ को। ठीक है ना। हम बात करेंगे नेक्स्ट RPWD एक्ट 2016। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनता है।
इसे बोलते हैं आर पी डब्ल्यू डी एक्ट 2016, राइट टू विद डिसेबिलिटी, कुछ वैसा कुछ होता है, राइट टू पब्लिक विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। 1995 के स्थान पर पीडब्ल्यू एक्ट 2016 लाया गया। पीडब्ल्यू डी एक्ट 2016, पीडब्ल्यू डी एक्ट 1995 में मौजूदा विकलांगता के 7 प्रकारों से बढ़कर 21 प्रकार कर दिए गए हैं, और साथ ही यह भी सुनिश्चित कर दिया गया है कि केंद्र सरकार के पास विकलांगता के प्रकार जोड़ने की शक्ति भी होगी। इसके द्वारा सुझाई गई युक्तियाँ: जीवन से सभी क्षेत्रों में समानता और गैर भेदभाव, स्कूल जाने वाले बच्चों का हर 5 साल में सर्वे करना, बुक, टीएलएम आदि उपलब्ध कराना, गामक गतिमान अक्षमता, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, यह क्षमता शारीरिक अक्षमता या मसल्स सही तरीके से नहीं चलना से संबंधित होती है, जैसे चलना, कूदना, हाथ में कोई वस्तु न पकड़ पाने की अक्षमता होती है। ईएल थॉर्नडाइक की बात करते हैं तो हम बात करेंगे त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत। ट्रायल एंड एरर थ्योरी। थॉर्नडाइक एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे। थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया। वो सोचते थे कि अगर किसी की उत्तेजना यानी कि स्टिमुलस बढ़ा दें, उत्तेजना बढ़ा दें, तो उत्तेजना का मतलब होता है स्टिमुलस को बोलते हैं उत्तेजना, बढ़ा दें तो उसके प्रति अनुक्रिया रेस्पॉन्स करेगा। जब बार बार अनुक्रिया को दोहराएगा तो उसे कुछ न कुछ सीखेगा। ठीक है, सही बात है बिल्कुल। आगे उन्होंने ये कहा, इनका एक प्रयोग जो था इनका, थॉर्नडाइक ने एक पिंजरे में भूखी बिल्ली को बंद कर दिया और बाहर से एक मरी हुई मछली रख दी पिंजरे में, और एक लीवर लगा होता है जो जिस पैर पर पड़ने पर गेट खुल जाता है, बिल्ली भूख के मारे झटपटाती है, इधर उधर घूमती है, और अचानक उसका पैर उस लीवर पर पड़ जाता है और गेट खुल जाता है और बिल्ली अपने लक्ष्य मृत मछली तक पहुंच जाती है। यह प्रयोग सिद्धांत यह बताता है कि जब हम प्रयास करेंगे तो त्रुटियां होंगी, गलतियां होंगी, लेकिन अंत में हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे, यानी कि सीख जाएंगे। थॉर्नडाइक ने 2 नियम दिए हैं, नंबर 1 मुख्य नियम और नंबर 2 गॉड नियम। प्राथमिक नियम, प्राथमिक नियम यानी कि अभ्यास का नियम। लॉ ऑफ एक्सरसाइज, यह नियम बताता है कि किसी काम को हम जितना अभ्यास करेंगे उतना ही ज़्यादा सीखेंगे। सही बात है, जितना काम को हम जितना करेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे। आगे है तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रीडनेस। यह नियम बताता है कि किसी भी काम को करने के लिए हम जितने तत्पर रहेंगे उतना ही जल्दी सीखेंगे। सही बात है। प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट, यह नियम यह बताता है कि यदि सीखना संतोषजनक हो तो सीखना तीव्र हो जाता है, यदि सीखना असंतोषजनक नहीं होता। तो थॉर्नडाइक ने इस नियम में पुरस्कार और दंड को महत्व दिया। गॉड नियम की बात करते हैं, सेकेंडरी लॉ की बात करते हैं, बहु प्रतिक्रिया का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्स। इस नियम के अनुसार हम नया कार्य सीखते समय अनेक क्रिया एवं प्रयास करते हैं।
तो उनके उसके पास उस कार्य को करने का सही विधि मालूम हो जाती है। आंशिक क्रिया का नियम, लॉ ऑफ पार्शियल एक्शन। इस नियम के अनुसार हम अपने पूरे कार्यों को छोटे छोटे भागों में विभाजित करके करें तो यह अधिक शीघ्र और सरल हो जाता है। आत्मीकरण का सिद्धांत, आत्मीकरण का नियम, लॉ ऑफ एसिमिलेशन। इस नियम के अनुसार हम नवीन नए ज्ञान को अपने पुराने ज्ञान के साथ जोड़कर इसे स्थायी बना लेते हैं। इससे अधिगम अधिक सुगम और सरल हो जाता है। जैसे जिस प्रकार ये बच्चा गाड़ी चला रहा है, और ये मनोवृत्ति अभिवृत्ति का सिद्धांत, मनोवृत्ति या अभिवृत्ति का सिद्धांत, लॉ ऑफ डिस्पोजिशन। यह नियम हमें यह बताता है कि किसी भी काम करने के लिए जितनी हमारी पॉजिटिव अभिवृत्ति होगी उतना ही हम ज़्यादा काम को सीखेंगे। अगर अभिवृत्ति कम हुई तो काम को हम कम सीखेंगे। सहचर्य क्रिया का नियम, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। इस नियम का अभिप्राय है कि पहले की गई क्रिया को अन्य परिस्थिति में भी उसी प्रकार करना। एरर की बात करते हैं तो बच्चों के एरर उनके सीखने का प्रोसेस का एक पार्ट है। ये बच्चों की थिंकिंग को समझने में एक रिसोर्स का काम करती है। स्टूडेंट एरर संकेत इंडिकेट करती है कि उन्हें यांत्रिक अभ्यास, मैकेनिकल ड्रिल की ज़रूरत है। अब हम बात करेंगे एल्बर्ट बंडूरा सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया है, सोशल लर्निंग थ्योरी दी है। एल्बर्ट बंडूरा कनाडा के निवासी हैं और उन्होंने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया है। इस सिद्धांत में दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखा जाता है। समाज के मान्य व्यवहार को अपनाया जाता है तथा अमान्य व्यवहार को नकारा जाता है। इस सिद्धांत को अन्य नामों से जाना जाता है। नंबर 1, अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत, ऑब्जर्वेशन लर्निंग थ्योरी। अनकर्ड का सिद्धांत, इमिटेशन मॉडलिंग। बात करेंगे कि इनके प्रयोग अल्बर्ट बंडूरा ने बोबो डॉल पर प्रयोग किया। इसमें इन्होंने बच्चे को 3 फिल्म दिखाई। नंबर 1, प्यार, समाज और हिंसा की 3 फिल्म दिखाई। एक बच्चा प्यार कर रहा है किसी गुड़िया से। एक समाज के बारे में, एक मतलब डॉल है। इसमें ये बताया गया है, जीववाद का कंसेप्ट है पूरा। मतलब एक बच्चा प्यार कर रहा है एक गुड़िया से, समाज के जैसा व्यवहार कर रही है एक लड़की। जैसे डॉक्टर बनी है तो उसे मतलब एक पुतला है बच्चा, उसे ही मतलब डॉक्टर को इंजेक्शन वगैरह लगा रही है, डॉक्टर इससे इंजेक्शन लगा रही है और इसे पुतला को ही हिंसा कर रही है। बंडूरा के अकॉर्डिंग स्टेजेस ऑफ लर्निंग की बात हुई है तो स्टेजेस ऑफ लर्निंग क्या आती है? अवधान, रिटेंशन धारण, रिप्रोडक्शन पुनरुत्पादन, मोटिवेशन अभिप्रेरणा। पावलोव का सिद्धांत, पावलोव थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। पावलोव सिद्धांत शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है। आईपी पावलोव एक रूसी वैज्ञानिक थे। इनको 1904 में नोबेल पुरस्कार मिला। इसके अनुसार किसी की उत्तेजना के पैरेलल अगर कोई सिग्नल निर्धारित कर दे तो समान प्रतिक्रिया रेस्पॉन्स करेगा जितना वह उत्तेजना बढ़ाने पर करता है। पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। पावलोव ने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया। उसके कुत्ते को एक पिंजरे में भूखा रखा। अब उसने उसे खाना दिया। खाना देखते ही कुत्ते के मुंह में लार टपकनी शुरू हो गई। जब वह कुत्ते को खाना देता था तो खाना देने से पहले वह एक घंटी बजा देता था। कुछ दिन बाद कुत्ते को लगने लगा कि जब घंटी बजेगी तब हमें खाना मिलेगा। अब जैसे ही घंटी बजती थी तो वैसे ही कुत्ता मुंह लार टपकनी शुरू हो जाती थी।
अब उत्तेजना बढ़ाने का काम घंटी कर रही है। इस तरह कुत्ता घंटी के साथ संबंध स्थापित कर लेता है। आगे बात करते हैं फूड और वेल, अनकंडीशनल स्टिमुलस और कंडीशनल स्टिमुलस। जैसे ये फूड मिल रहा है, ये कुत्ते की लार टपकनी शुरू हो गई है, घंटी बजाई, तब तब कुत्ते की लार टपकनी शुरू हो गई है, ठीक है ना, ऐसे। हाँ, आगे बात करेंगे स्टेजेस ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। बात करते हैं स्टेज ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग की। क्लासिकल कंडीशनिंग की बात करेंगे। इसमें नंबर 1 उद्दीपक और सामान्यीकरण, स्टिमुलस यानी कि स्टिमुलस जनरलाइजेशन। जब व्यक्ति अनकंडीशनल स्टिमुलस के प्रति क्रिया सीख लेता है तो वह उस उद्दीपक से मिलते जुलते अन्य उद्दीपनों के प्रति वैसे ही रेस्पॉन्स करता है जैसे अलग अलग घंटियों की आवाज़ आने पर भी कुत्ता लार टपकाना शुरू कर देता है। विलोपन की बात करते हैं। अगर कंडीशनड स्टिमुलस के बाद अनकंडीशनड स्टिमुलस प्रदान न करे तो कुछ समय बाद रेस्पॉन्स आना बंद हो जाता है। जैसे घंटी की आवाज़ के बाद अगर खाना ना दिया जाए तो कुत्ते की लार आना बंद हो जाएगी। विभेद डिस्क्रिमिनेशन, इसमें व्यक्ति ओरिजिनल अनकंडीशनल स्टिमुलस और अदर स्टिमुलस के बीच विभेद या अंतर करना शुरू कर देता है। जैसे बहुत सारी घंटियां बजने के बावजूद कुत्ता यह पहचान जाता है कि किस घंटी की आवाज़ के बाद खाना मिलेगा। बात करते हैं वीएफ स्किनर। वीएफ स्किनर की बात करेंगे। स्किनर का क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। वीएफ स्किनर का क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। ऑपरेशनल कंडीशनल थ्योरी, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। इस सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर वीएफ स्किनर के द्वारा किया गया। वीएफ स्किनर ने सबसे पहले सबसे अधिक अनुक्रिया रेस्पॉन्स पर जोर दिया, इसलिए इसे क्रिया प्रसूत या अनुबंधन का सिद्धांत कहा जाता है। वीएफ स्किनर ने अपना पहला प्रयोग चूहे पर, उसके बाद कबूतर पर किया था। इन्होंने एक बॉक्स लिया और उसमें एक चूहा बंद कर दिया। बॉक्स में एक लीवर रखा हुआ था, उसमें एक छिद्र था। जब लीवर दबता था तब खाना आ जाता था। उस छिद्र के द्वारा जब चूहे को भूख लगी तो वह इधर उधर घूमने लगा। अचानक उसका पैर लीवर पर लगा और उसके लिए छिद्र से खाना आ गया। इसके बाद उसने इस क्रिया को दोहराया और खाना दोबारा आ गया। इसमें चूहा जब भी प्रतिक्रिया करता तो उसको खाना मिल जाता। इसे ही क्रिया प्रसूत का अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं। इस प्रयोग से यह निष्कर्ष निकलता है कि पहले अनुक्रिया रेस्पॉन्स होती है, बाद में उद्दीपक स्टिमुलस मिलता है। जैसे जैसे पुनर्बलन रेनफोर्समेंट मिलता है वैसे वैसे सही अनुक्रिया करने और लक्ष्य तक पहुंचने की प्रक्रिया में तीव्रता आती है। सीखने की अनुक्रिया में पुनर्बलन रेनफोर्समेंट का विशेष महत्व होता है। पुनर्बलन क्या होता है? रेनफोर्समेंट जिस उद्दीपक को देने से अनुक्रिया करने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, पुनर्बलन कहलाता है। जैसे पेपर पास करने पर पेरेंट्स द्वारा साइकिल या मोबाइल देना। पुनर्बलन दो प्रकार का होता है। सकारात्मक पुनर्बलन, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, जैसे भोजन, पानी, नौकरी, प्रशंसा आदि। नकारात्मक पुनर्बलन, नेगेटिव पुनर्बलन, दंड देना, मना करना, डांटना आदि। प्राणी को यदि सकारात्मक पुनर्बलन दे दिया जाता है तो प्राणी क्रिया को दोहराता है, और यदि नकारात्मक पुनर्बलन दिया जाता है तो प्राणी क्रिया को नहीं दोहराता है। पुनर्बलन अनुसूची यह दो प्रकार की होती है। सतत पुनर्बलन, कंटिन्यूस रेनफोर्समेंट शेड्यूल। इसमें जब जब क्रिया होती है
तो पुनर्बलन दिया जाता है। जैसे प्रत्येक सवाल हल करने पर बच्चों की तारीफ करना। आंशिक पुनर्बलन अनुसूची, पार्शियल रेनफोर्समेंट शेड्यूल। इसमें हर क्रिया के लिए पुनर्बलन नहीं दिया जाता, बल्कि कुछ क्रियाओं के लिए दिया जाता है। जैसे सभी सवालों की जगह सिर्फ कुछ सवालों का कुछ प्रस्तावों पर तारीफ करना। मनोसामाजिक सिद्धांत, साइकोसोशल डेवलपमेंट। यह सिद्धांत एरिक एरिक्सन द्वारा प्रतिपादित किया गया है। इनका मुख्य उद्देश्य बच्चों में व्यक्तिगत पहचान कैसे होती है उस पर था। इनके अकॉर्डिंग पूरा जीवन 8 स्टेप से होकर गुजरता है। नंबर 1, विश्वास बनाम अविश्वास, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। जिन बच्चों को माता पिता से प्यार आदि मिलता है, उनमें विश्वास की भावना विकसित होती है। दूसरी तरफ जिन बच्चों को माता पिता का प्यार आदि नहीं मिलता, तो वह रोना बिलखना शुरू कर देते हैं। इस क्रिया से बच्चों में अविश्वास उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल आपके साथ हैं। बात करते हैं नेक्स्ट नंबर 2, स्वायत्तता बनाम शर्म लज्जा या शक, ऑटोनॉमी वर्सेस सेम और डाउटफुल। इसकी एज 2 से 3 वर्ष के बीच में होती है। स्वायत्तता का अर्थ होता है स्वयं से, अर्थात जब बच्चे खुद से खाना कपड़ा पहनना ज़्यादा पसंद करने लगते हैं, वे अब दूसरों पर निर्भर रहना नहीं चाहते हैं, तो यह स्वायत्तता कहलाता है। दूसरी ओर बहुत ही सख्त माता पिता जब काम करने पर डांटते हैं, तो वे बच्चे अपने ही अंदर शक का अनुभव करते हैं। नंबर 3, पहल बनाम या दोष, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। 3 से 6 वर्ष की एज होती है जब बच्चे में समझने की क्षमता का थोड़ा विकास हो जाता है। समझने की क्षमता का थोड़ा विकास हो जाता है, तो उसमें जिज्ञासा क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। वह बहुत ज़्यादा उत्सुक हो जाता है। उत्सुक होने की वजह से वह पल करता है। दूसरी तरफ जब माँ बाप उसकी उत्सुकता को दबा देते हैं या उसे डांट देते हैं, तो दोष भाव गिल्ट फीलिंग उत्पन्न हो जाता है। परिश्रम बनाम हीनता, इंडस्ट्री वर्सेस इंटरफीरियरिटी। 6 से 12 वर्ष इसकी एज होती है। इसे उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं। इस आयु में बच्चा माँ बाप का हर काम करने की कोशिश करता है, अतः इसे परिश्रम कहते हैं। दूसरी तरफ अगर अपने बच्चे को कोई काम दिया और उस बच्चे की काम करने की क्षमता कम है, तो वह उस काम को नहीं कर पाएगा, इसलिए उसमें हीनता आनी शुरू हो जाती है। पहचान बनाम भ्रांति, आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन। 12 से 18 वर्ष इसकी होती है किशोरावस्था। इस आयु में बच्चों में अपनी पहचान बनाने की बहुत ज़्यादा उत्सुकता होती है। दूसरी तरफ जब बच्चे उद्देश्यपूर्ण काम नहीं करते, तो उनके पास बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। आत्मीयता बनाम अलगाव, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। 18 से 35 वर्ष, पूर्व वयस्कता। आत्मीयता में आदमी दूसरों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाता है। घनिष्ठ संबंध होने की वजह से वह दूसरों के साथ मिलजुल कर रहता है, जिसे आत्मीयता कहते हैं।
दूसरी तरफ जब आदमी दूसरों के साथ घनिष्ठ संबंध नहीं बना पाता तो वह सबसे अलग रहता है, जिससे अलगाव कहते हैं, जैसे कि चित्र में देख रहे हैं। नंबर 7, जन्नात्मक बनाम स्थिरता। 35 से 65 वर्ष की होती है, मध्य वयस्कावस्था होती है। जन्नात्मकता में हम दूसरे लोगों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, दूसरों का भला करने की सोचते हैं। दूसरों की तरफ जब लोगों में इस सोच का विकास नहीं होता है तो उसमें स्थिरता आ जाती है। बात करेंगे नेक्स्ट, संपूर्णता बनाम निराशा। इसकी एज जो होती है वो 65 से ऊपर होती है, प्रौढ़ावस्था होती है इसे। इस उम्र में आदमी की अधिकतम इच्छाएं पूर्ण हो चुकी होती हैं। वह अब अपने भविष्य के बजाय अपने बीते दिनों के याद करता है कि उसकी कितनी सफलताएं हुई और कितनी असफलताएं हुई। यदि उसकी सफलताएं ज़्यादा मिलती हैं तो उसे संपूर्णता कहते हैं। अगर किसी ने ज़्यादा सफलताएं हासिल नहीं की हैं तो उसमें निराशा आ जाती है। अब बात करेंगे जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। पियाजे का मानना है कि जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता बायोलॉजिकल मैच्योरेशन आती है, वैसे वैसे वह वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में कंसेप्ट बना लेते हैं। पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता और नन्हे वैज्ञानिक हैं, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चों में थिंकिंग एडल्ट से प्रकार टाइप से अलग होती है, न कि क्वालिटी में। कंसेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, अनुकूलन एडेप्टेशन। वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। इसकी दो प्रक्रियाएं होती हैं, आत्मसात्करण एसिमिलेशन, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना आत्मसात्करण कहलाता है। एग्जाम्पल, कुत्ता, काला कुत्ता और सफ़ेद कुत्ता देखा होगा, ये भी कुत्ता है और ये भी कुत्ता है। आत्मकरण, मूल ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना। समायोजन क्या होता है? एक्कोमोडेशन, पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना समायोजन कहलाता है। एग्जाम्पल, साम्य धारणा या संतुलन इक्विलिब्रियम। इसके द्वारा बच्चा आत्मसात्करण और समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच संतुलन कायम करता है। स्कीमा क्या होता है? मानव के दिमाग में जो चीज़ें पहले से स्टोर होती हैं वह उनका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति एक धारणा बनाता है तो उसे स्कीमा कहते हैं। मानव शिशु में स्कीमा प्रवृत्ति और प्रक्रिया जन्मजात होती है। ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना, उन्हें स्कीमाओं से जोड़ने को संगठन का कहा जाता है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 अवस्थाएं बताई हैं। नंबर 1, संवेदी पेशी अवस्था।
इसे इंग्लिश में बोलते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। इसकी एज होती है 0 से 2 वर्ष। इस अवस्था में बच्चा अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। इसमें वस्तु स्थायित्व तो ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण आ जाता है, यानी बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप बनाना शुरू कर देता है, जिससे वह छिपी हुई वस्तु को भी ढूंढ लेता है। जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी माँ बाप होते हैं, चाबी छुपा देते हैं तो बच्चा अपने आप ढूंढ लेता है। ऐसे ही बात करेंगे। नेक्स्ट जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसे बोलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसकी जो एज होती है 2 से 7 वर्ष होती है। यह क्रिया करने से पहले की अवस्था है। इसमें बच्चा सामने आने वाली चीज़ों को देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन कोई भी क्रिया नहीं कर पाएगा। इस स्टेज में बच्चा प्रतीकों सिंबल्स का यूज़ करके निपुण हो जाता है। जैसे साइकिल शब्द सुनकर उसके माइंड में साइकिल की एक इमेज बन जाती है। इस स्टेज में लक्ष्य निर्देशित व्यवहार गोल डायरेक्टेड बिहेवियर की क्षमता आ जाती है। जीव बात एनिमिज्म, जब बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तु के में अंतर नहीं कर पाता है कैन ईगो सेंट्रिज्म, जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि वह जो कर रहा है, सोच रहा है, वह सब ठीक है। अपलटावी, इसमें बच्चा वस्तुओं और संख्याओं, समस्या आदि को उलटना पलटना नहीं सीखता। जैसे 4 से 6 जोड़कर 10 हो जाएगा, 6 से 4 जोड़कर 10 हो जाएगा। मुद्रा संपत्ति, दूरी, भार, ऊंचाई, क्रम निर्धारण की योग्यता आदि की कंसेप्ट की कमी इसी अवस्था में होती है। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत से बच्चों को अगर छोटे सिक्के दिखा दिए जाएं बहुत ज़्यादा, और ये बहुत ज़्यादा नोट दिखा दिए जाएं, तो सबसे ज़्यादा किसे मानेगा? सबसे ज़्यादा यही कहेगा सिक्के ज़्यादा हैं, ना ये ज़्यादा होते हैं, सिक्के ज़्यादा बताएगा। मुद्रा संपत्ति, दूरी, भार, ऊंचाई, क्रम की निर्धारण की योग्यता, ये सभी इसमें आता है।